हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आते हैं करंट अफेयर के लिए। दोस्तों ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल्स के साथ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। डिटेल आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए और फ्री में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज भी इसकी रोजाना सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं एमजेटी ऐप पर। इन सब का आप लाभ उठा सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत के किस मेट्रो सेवा को भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया? तो कोलकाता मेट्रो को घोषित किया गया था 2010 में। G20 में 19 देशों के अलावा कौन सा संगठन इसमें शामिल है, इसका सदस्य है? तो वो है यूरोपियन यूनियन। वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 14वें नंबर के हैं। इस्टबैन ओकोन किस कंपनी के फार्मूला 1 रेसर हैं? अल्पाइन कंपनी के। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बॉक्सर लवलीना ने कौन सा मेडल जीता? तो इंडियन बॉक्सर लवलीना ने दोस्तों जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो चल रहा है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कांस्य पदक जीता है। ये दोस्तों हार गए हैं एक्चुअली में सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से हारी हुई है। ये सेमीफाइनल हार गई, इस वजह से इनको ब्रॉन्ज मिला। अगर ये सेमीफाइनल जीत करके फाइनल जाती तो फाइनल अगर हारती अगर तो सिल्वर, फाइनल अगर जीतती तो गोल्ड मेडल मिलता। अभी तक भारत के 3 मेडल आए हैं और 3 में से 1 सिल्वर है मीराबाई चानू का, और पीवी सिंधु के भी ब्रॉन्ज मेडल और इनके भी ब्रॉन्ज मेडल हैं। अभी तक कोई सा भी गोल्ड नहीं आ पाया है इंडिया में फिलहाल के लिए। अभी 2 मेडल और पक्के हो गए हैं, नीरज चोपड़ा और रवि दहिया, ये दोनों फाइनल में एंट्री कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रोअर हैं और रवि दहिया जो हैं ये रेसलर हैं, तो ये भी फाइनल पहुंच गए हैं। तो 1 मेडल ये भी इनका भी पक्का हो गया है और नीरज चोपड़ा का भी 1 मेडल पक्का हो गया है। तो आज क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों को सिल्वर मिलेगा या फिर गोल्ड मिलता है। क्लियर है? तो यानी कि अब हो जाएंगे 5 मेडल तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी और भी गेम्स हैं जिसमें मिलने की उम्मीद है, जैसे कि कांस्य पदक के लिए अभी लड़ाई लड़ेगी इंडियन विमेंस हॉकी टीम, ऐसे ही इंडियन मेंस हॉकी टीम भी कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, लवलीन बोरगोहेन जो कि हैं 69 किलोग्राम की कैटेगरी में जीती हैं, ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। अगला देखते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो अभी हाल में फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की गई कंपनियों की, इसमें केवल और केवल 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। दुनिया की 500 कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ 7 भारतीय कंपनियां हैं शामिल। इस 500 की लिस्ट में टॉप 3 पर आती है वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था। 77% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट की खरीदी थी इसने। ठीक है, इसके बाद सेकंड पर है स्टेट ग्रिड, चाइना की कंपनी है। थर्ड पर है अमेजॉन, अमेरिका की कंपनी। ठीक है, तो ये फॉर्च्यून की 500 ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट है जिसमें टॉप 3 में ये तीनों हैं। भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये सर्वोच्च रैंक भारत में तो है, लेकिन इसकी भी रैंकिंग में गिरावट आई है। इसको ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर 155वें स्थान पर रखा गया है। भारत में तो ये टॉप पर बनी हुई है। अच्छा, भारत की 7 कंपनियों के नाम कौन कौन से हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं? यहाँ पर देखिए लिस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज है ओवरऑल रैंक 155वीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205वीं रैंक ओवरऑल है। इंडियन ऑयल जो कि IOCL के नाम से भी आप जानते हैं, महारत्न कंपनी है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 212 रैंक। तेल और प्राकृतिक गैस यानी ONGC जिसे आप कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस 243वें। राजेश एक्सपोर्ट्स 348वीं रैंक है। टाटा मोटर्स 357वीं रैंक। भारत पेट्रोलियम या BPCL जिसे आप कहते हो 394वीं रैंक है। तो ये 7 भारतीय कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून की इस ग्लोबल लिस्ट में हैं, कंपनीज की लिस्ट में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की? तो अभी हाल ही में ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दोस्तों यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट की बहुत सारी खूबियां हैं, इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो ये अभी कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से ये लॉन्च किया गया है और ये एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है।
एरियन 5 रॉकेट का नाम याद रख लीजिए, ईएसए का रॉकेट है। ठीक है, बहुत सारी जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके अलग अलग रॉकेट का नाम मैंने आपको याद करवाया हुआ है। अच्छा हाँ दोस्तों, आपको एक पॉइंट यहीं पर ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अभी अब से डेली 7 PM पर आप लोग जुड़ जाया कीजिए। एक लाइव होता है आपका टेस्ट करंट अफेयर का, रिवीजन क्लास होती है, बहुत ही अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं। कल से वो स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, अभी तक टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, कल से प्रॉपरली शुरू हो गई है। कल बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया और आंसर करते गए, क्वेश्चंस पूछा गया, पुरस्कार सम्मान वाला टॉपिक था। एक एक टॉपिक करके हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई तक के सभी करंट अफेयर को कवर करते चलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए वो सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो इस वजह से आप लोग वीडियो को शाम को जरूर देखा करो, लाइव जरूर आ जाया करो 7 बजे। तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं, समझते हैं। यहाँ पर तो टाइम लिमिट होता है। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं ईएसए जो है, ईएसए इसका रॉकेट है एरियन 5, जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट। ये दोस्तों रीप्रोग्रामेबल है। रीप्रोग्रामेबल का क्या मतलब, इसे दोस्तों सैटेलाइट को अगर लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में ही अगर दोबारा से कोई काम पड़ा, वहां पर कोई और पर्पज के लिए यूज करना पड़ा, तो वहीं पर भी ये प्रोग्राम किया जा सकेगा फिर से अगेन। ठीक है, यानी कि अपने पर्पज से ये अलग पर्पज के लिए भी काम कर सकता है, दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है लॉन्च होने के बाद भी। अमूमन क्या होता है, सैटेलाइट को किसी एक काम के लिए प्रोग्राम किया गया, उसको लॉन्च कर दिया गया, अब वो जब तक वो काम करेगा तब तक करेगा, उसके बाद फिर वो बेकार हो जाएगा, उसको वहां से नष्ट करना पड़ेगा या तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये दोबारा से रीप्रोग्राम करके दोबारा से यूज किया जा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन है या फिर डाटा ट्रांसमिशन है, इसका सबका तो काम करेगा ही, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ही। 15 सालों के लिए ये काम करेगा, 15 सालों तक ये डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता रहेगा। इसके साथ ही ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है, कहाँ के एरिया को कवर करेगा, ये एशिया को और वेस्ट अफ्रीका को, यानी पश्चिमी अफ्रीकन रीजन को ये कवर अप करेगा। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये बेसिकली दोस्तों बात करें अगर तो 22 यूरोपीय देशों का एक संगठन है, एक ऐसा संगठन, जैसे अभी आप कहते हो इसरो, ये इंडिया का है, नासा ये अमेरिका का है, जक्सा ये जापान का है, सीएनएसए ये चाइना की है, ठीक है, रोसकॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स ये प्राइवेट एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की है, ब्लू ओरिजिन ये अमेजन की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो इतनी स्पेस एजेंसियां आप कह रहे हो एक एक देश है या एक एक संस्था की है, लेकिन ईएसए जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोपीय देशों का या कहीं यूरोपियन यूनियन के सदस्यों का ये एक स्पेस एजेंसी है, एक स्पेस प्रोग्राम है। ईएसए या कहीं यूरोपियन जो देश होते हैं दोस्तों, ये लोग मिल करके जो भी करना होता करते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कहीं भी कोई भी एक्शन लेना होता है तो लेता है, यूके लेता है, यूके में ही आपको मैंने बताया है 3 देश हुए हैं। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है और वेल्स है। ठीक है, तो ऐसे ये लोग को जो भी काम करना होता है मिल करके करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिलहाल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वो देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेंगे, खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित करेंगे। क्यों? जिससे दोस्तों ओलंपिक गेम्स में इंडिया का अस्तित्व और अच्छे से निखारा जा सके। सभी लोग देख रहे हो आप इंडिया में क्या स्थिति है, 7 दिनों में एक पीरियड अगर होता भी है गेम का तो उसमें मैथ वाले टीचर आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेने। तो ये स्थिति है, इस वजह से मेडल नहीं आ रहे हैं। अगर जीरो लेवल पे शुरुआत से ही अगर ये धारणा बनाई जाएगी कि कैसे खिलाड़ियों को प्रमोट करना है, कैसे आगे चल करके इनको वरीयता देनी है, तभी हम लोग एक्चुअल में उम्मीद कर सकते हैं ओलंपिक में। हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग पर फोकस नहीं करते हैं, हम लोग जीतने के बाद उसको 6 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ देने की घोषणा करते हैं। ये क्या बात हुई? जब तक वो प्रिपरेशन कर रहा था तब तक तो वो फटे जूते या मांग करके या लोन लेकर के तब तैयारी किया। ठीक है, तो ऐसे में सभी लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए या फिर बैंकें सभी को लोन नहीं दी, तो तब तो वो खिलाड़ी तो तैयार कर ही नहीं पाया, प्रिपरेशन अपनी कर ही नहीं पाया जब उसको जरूरत थी। तो किस प्रकार से आप, किस हक से आप उम्मीद करते हो कि मेडल आए ही आए? बाकी के देशों को आप देखेंगे, चाइना देखिए, अमेरिका देखिए, इन देशों पर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है स्पोर्ट पर, लेकिन हमारे इंडिया में पैसा अगर पास भी हो जाता है तो आते आते खत्म हो जाता है।
तो फिलहाल खेलो इंडिया सेंटर्स या कहें खेलो इंडिया जो गेम्स शुरू किया गया है, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं एटलीस्ट राज्य में आयोजित करा करके इसके माध्यम से भी काफ़ी खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं, निखारे जा रहे हैं। लेकिन ये सब अभी इफेक्ट देखने को मिलेगा 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद, क्योंकि 5 साल, 10 साल, 15 साल होगा तभी जा कर के ओलंपिक के जैसे खेलों के लिए हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे। शुरुआत तो की गई है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। बहुत बार आपको बताया भी गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, चुना जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको 8 वर्षों तक 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किए जाते हैं। एक्चुअली में ये होते हैं 6.28 लाख, लेकिन इसमें 1.28 लाख जो होता है या कहीं 1.20 लाख जो होता है ये खिलाड़ी पर किया जाता है इन्वेस्ट, जबकि 5.08 लाख जो होता है ये उसकी ट्रेनिंग पर अच्छे तरीके से, या फिर कहें कि उसको कहाँ पर कोचिंग अच्छी चाहिए, क्या कोच होंगे, इन सब चीज़ों के लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो 8 वर्षों तक ये दिए जाते हैं, प्रति वर्ष दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। लेकिन किस खिलाड़ी को मिलेगा? ऐसे खिलाड़ियों को मिलेगा जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होते हैं उसमें या तो गोल्ड जीतेगा या तो सिल्वर जीतेगा। अमूमन यही एक क्राइटेरिया होता है ये पैसा पाने का। ठीक है, एथलीट पर ये पैसा खर्च करने का। अभी देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 ही साल तो हुए हम लोग के। ठीक है, 4 संस्करण या कहें 3 संस्करण हो चुका है, चौथा लगा हुआ है एक्चुअली में। चौथा जो होगा 2022 में होगा, हरियाणा में होगा। 2021 में कोविड पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया। 2020 में गुवाहाटी में हुआ था। 2019 में कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 2018 में शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी इसी को तर्ज पर शुरू किए गए। ये इस बार का दूसरा संस्करण होगा जो कर्नाटक में होगा, अभी 2022 में मार्च में शुरू होगा। इससे पहले वाला या पहला संस्करण जो था वो भुवनेश्वर में शुरू हुआ था, ओडिशा में। ठीक है, कलिंगा यूनिवर्सिटी में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, लिंक कर करके आपको पढ़ना है, जिससे सारी चीज़ें आपकी तैयार होती चलें। आपको एक क्वेश्चन ओपन करना है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ रिवाइज कर लेनी है। रिवीजन ही एक बेस्ट माध्यम है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार करने का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने किस नाम से एक नया हथियार लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने दोस्तों त्रिची नाम से एक नया हथियार या कहीं एक नया गन लॉन्च किया है, कार्बाइन लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु में जो आयुध निर्माणी फैक्ट्री है दैट इज तिरुचिरापल्ली, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? ट्राइका कह रहे हैं या फिर इसे त्रिची कार्बाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम है, इसको याद रखिएगा। ये एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली, कम ध्वनि या कहें कम साउंड, लो साउंड जनरेट करने वाला एक कार्बाइन है, एक हथियार है। इसे त्रिची असाल्ट राइफल्स का एक छोटा संस्करण माना जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1712 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके महानिदेशक हैं CS विश्वकर्मा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LIC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो LIC की नई मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों नियुक्त की गई हैं मिनी आईपे। मिनी आईपे भी अब होंगी LIC की नई MD। भी का क्या मतलब? भी का मतलब है इनके अलावा भी होती हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। LIC में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। जैसे RBI में मैंने आपको बताया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 1 गवर्नर होते हैं। ऐसे LIC में 1 होते हैं चेयरमैन और 4 होते हैं प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो 4 में से 1 ये भी नियुक्त कर दी गई है, मिनी आईपे। मिनी आईपे 1986 से ही ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं LIC की। तो इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके अलावा 3 और कौन हैं? मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं, राजकुमार जी हैं, सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। तो इन 3 और नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि इसका IPO आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च होने वाला है और लगातार थोड़े छोटे मोटे एक्शन भी ले रहा है। फिलहाल ये स्टैटिक पॉइंट तो आप जानते ही हो, 1956 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। चलिए, अभी LIC ने दोस्तों क्या किया था, आरोग्य रक्षक नाम की एक बीमा योजना लॉन्च की थी। LIC ने ही अभी सरल पेंशन बीमा योजना शुरू की थी। LIC में अब अध्यक्ष का पद हटा करके अब MD और CEO का पद लाया जाएगा। MD एंड CEO का पद लाया जाएगा आगे चल करके। LIC के जो चेयरमैन होते हैं या कहीं MD और CEO आगे चल करके जो हो जाएंगे,
उनके रिटायरमेंट की एज भी बढ़ा दी गई है, एज लिमिट अब 62 ईयर्स कर दी गई है। और वहीं एम.आर. कुमार का भी पर्सनली 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है इनका कार्यकाल भी। ठीक है, इसके अलावा LIC से रिलेटेड एक रैंकिंग आई थी कि दुनिया भर के मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनियों में या इंश्योरेंस ब्रांड में इसकी जो रैंकिंग है वो है 10वीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल में 10वीं रैंक है। अगर मोस्ट पावरफुल पूछा जाए, मजबूत बीमा ब्रांड पूछा जाए तो उसमें 3री रैंक है LIC की। क्लियर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4 स्कॉच अवार्ड जीते हैं और ये 4 स्कॉच अवार्ड इसने दोबारा से जीते हैं, इससे पहले भी ये जीत चुका है। पश्चिम बंगाल अपनी योजनाओं की वजह से, स्कीम्स की वजह से ये 4 स्कॉच अवार्ड जीता है। 4 में एक प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड है, एक गोल्डन स्कॉच अवार्ड है और 2 सिल्वर स्कॉच अवार्ड हैं। कौन कौन से हैं, किस किस वजह से पाए हैं, इसको याद रखना है। किस किस इनिशिएटिव के लिए? शिल्प साथी के लिए, ई दस्तावेजीकरण या कहें ई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए। तो इन 4 कामों की वजह से पश्चिम बंगाल को सरकार को एक बार फिर से 4 स्कॉच अवार्ड मिला हुआ है। इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जाता है? स्कॉच फाउंडेशन के द्वारा। पिछली बार वाला किसे मिला था? केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को मिला था, जो कि अर्जुन मुंडा जी रिसीव किए थे। अर्जुन मुंडा जी दोबारा रिसीव किए थे, लगातार 2 बार उनको दिया गया था। ठीक है, गोल्डन स्कॉच अवार्ड। चलिए फिलहाल अगला देख लेते हैं। 3 अगस्त 2021 को लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो लोकसभा में दोस्तों एक नया बिल आया हुआ है, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक। 3 अगस्त 2021 को इसे पेश किया गया है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक के तहत क्या होगा, इस बिल के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ा फर्म है, तो उसमें जो लगातार एकाएक अचानक से हड़ताल हो जाता है या तालाबंदी हो जाती है या छटनी की जाने लगती है। अभी तो ये नया एक टर्म आया है कोविड को देखते हुए, कोविड पैंडेमिक में, कि बहुत तेजी से ये छटाई की जा रही है। यानी कंपनियों में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बहुत तेज़ी के साथ निकाला जा रहा है। ठीक है, बदले में कंपनियां बता रही हैं कि हम अपना लॉस नहीं सहेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए अब सरकार की अनुमति जरूरी होगी। सरकार इस पर एक बिल लाई हुई है। इसके तहत क्या होगा, अगर ये बिल पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा में अगर बिल पास हो गया, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, तो ये बिल बन जाएगा कानून या कहें एक्ट बन जाएगा, नियम बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी हो जाएगी। अगर वो छटनी करना चाहता है, हड़ताल करना चाहता है या तालाबंदी होनी चाहती है तो ठीक है, तो लोकसभा में इसके लिए अभी आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पारित किया गया है। लोकसभा भारतीय संसद का लोअर हाउस है, ठीक है, या निम्न सदन इसे कहते हैं। आम सदन भी है, आम सदन यानी कि आम जनता द्वारा वोटिंग करके इसमें सदस्य आते हैं। जबकि राज्यसभा वहीं पर जो है वो दोस्तों उच्च सदन है या कहें अपर हाउस है, और वो आम सदन नहीं है, यानी आम जनता द्वारा वोटिंग करके उसमें सदस्य नहीं आते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। 2 सीटें हुआ करती थी लेकिन इनको हटा दिया गया है क्योंकि ये एंग्लो इंडियंस की सीटें थी। तो अभी इसके लिए दोस्तों 104वां संविधान संशोधन किया गया। जो रिजर्व सीटें हुआ करती थी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, उन रिजर्व सीटों को हटा दिया गया है। रिजर्व सीटें बोले तो कि उनको मनोनीत किया जाता था, ठीक है, बाकी लोग चुन करके आते थे, उनको हटा दिया गया। लोकसभा में सदस्यों का कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्षों के लिए होता है, कभी भी बंद किया जा सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आम सदन है, आम जनता द्वारा चुनाव होता है, तो चुनाव कभी भी दोबारा से कराया जा सकता है इसको भंग करके। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के लिए मिनिमम, लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्षों की। इससे ज़्यादा जानकारी आपको संसद वाली वीडियो में मिल जाएगी हमारी। चलिए अगला देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का थीम सॉन्ग कौन सा है? देखिए टोक्यो पैरालंपिक आ गया। टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग अभी हाल ही में जारी कर दिया है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। ये सॉन्ग है कर दे कमाल तू। देखिए कर दे कमाल तू जो है ये टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के लिए है, और ऊपर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है लक्ष्य तेरा सामने है, ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग। दोनों में अंतर है, दोनों का याद रखना है आपको। इसके बाद एक और गाने का नाम है हिंदुस्तानी वे। इसको AR रहमान ने अभी हाल ही में कंपोज करके लॉन्च किया हुआ है इंडियन टीम्स को चीयर करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग तो नहीं है। थीम सॉन्ग ऑफिशियल लक्ष्य तेरा सामने है टोक्यो ओलंपिक का, और कर दे कमाल तू ये टोक्यो पैरालंपिक का।
पैरालंपिक क्या होता है, जो पैरा एथलीट होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए ओलंपिक के जस्ट बाद होता है पैरालंपिक। कोई भी ओलंपिक हो, ओलंपिक के जस्ट बाद पैरालंपिक शुरू होता है। जैसे अभी ये शुरू होगा, ये वाला ओलंपिक खत्म होने के बाद 24 अगस्त से 5 सितंबर को ये शुरू होगा, ठीक है। अभी तो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 16 दिनों का चलेगा, इसके बाद फिर ये चलेगा, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक होगा। ये भी वहीं पर होगा, यानी टोक्यो में ही होगा, जापान में ही होगा। तो इसके लिए थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। इसको किसने गाया है, संजीव सिंह ने। और टोक्यो जो ओलंपिक के लिए जो लॉन्च हुआ था, लक्ष्य तेरा सामने है, उसको मोहित चौहान ने गाया है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है, मरियप्पन थंगावेलु को। ये पैरा एथलीट हैं। और अगर आपसे कहा जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 का ध्वजवाहक किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, 2 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक चुना गया था। क्लियर है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक पर भी वीडियो जल्द आएगी, ठीक है, जिससे सारी डिटेल्स आपको मिल जाए एक वीडियो में, जैसे मैंने ओलंपिक के लिए आपको दी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखा है संजय गुब्बी ने। संजय गुब्बी दोस्तों एक वन्य जीव वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। इस पुस्तक में वो तेंदुआ और मानव के बीच में, यानी लेपर्ड और ह्यूमन के बीच में जो संघर्ष होता है उसके बारे में, उसको दूर करने के लिए अपने सुझाव दिए हुए हैं। इन्होंने इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जारी किए हुए हैं, अपनी बुक में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है क्या क्या किया जाए कि तेंदुओं का संरक्षण किया जा सके और इससे मानव का जो संघर्ष है, इसके बीच में भिड़ाव है, वो रोका जा सके, ठीक है, क्योंकि इससे तेंदुओं को भी कभी कभी हानि होती है, कभी कभी मनुष्यों को भी हानि होती है। फिलहाल इससे रिलेटेड ही है बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अभी 29 जुलाई को मनाया गया, इसको आपको याद रखना है। चलिए बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग 20 पीईटी का मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, सिर्फ 99 में अपना बना सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, 20 मॉक टेस्ट सीरीज है। आपसे आप लोग डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना शुरू कर दो। बिना मॉक टेस्ट पार नहीं लगने वाला है आप, क्योंकि आप क्रिकेट के बारे में चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप बैट नहीं छुओगे या बॉल नहीं छुओगे, तब तक आपको बैटिंग या बॉलिंग कैसी आएगी। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये मॉक टेस्ट मिलेगा आपको MZT ऐप पर। कोई प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में सबसे तेज 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो को एंड तक देख लियो आप, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप पर ही आपको ये डिटेल PDF मिलेगी। वन लाइनर ग्रुप है, आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वन लाइनर के रूप में इमेजेस मिल जाएंगी। ये टॉप 10 वन लाइनर, हिंदी में भी अलग और इंग्लिश में भी अलग। जाइए जुड़िए टेलीग्राम पर सर्च करना है MZT एजुकेशन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।